हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के 5 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली इस वीडियोस को आप लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इनमें हम लोग जिन जिन क्वेश्चन का जो है जिक्र करने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी सबसे पहली बात जो ये क्वेश्चन है ऑलरेडी पूछा गया है और उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन जो है आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन काफी शानदार है, तो इसलिए इस वीडियो को एकदम काफी कंसंट्रेट के साथ जो है देखते रहिए। और इनमें से जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपने कॉपी में भी जो लिख करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल, जो कि काफी ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सवाल हमारा VVI है। ठीक है, दिस इज VVI कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है क्यों। आपको पता होगा कि जैसे सोना, तो सोना जो है जनरली हम लोग आमतौर पे जो है सभी को पहने हुए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि रिंग के रूप में, और यहाँ पे इस लड़की को देखिए कि कितना सारा सोना जो है यहाँ पे पहन रखी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो सोना है हम लोग इसको आमतौर पे जिंदगी डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आखिर में मुक्त अवस्था में पाया जाता है क्यों। बहुत सारे ऐसे चीजें जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जैसे कि हो गया सोडियम, पोटेशियम। तो इन सब धातु को जो है क्या किया जाता है कि सिन तेल के अंदर डुबा करके रखते हैं, क्योंकि ये सब क्या होता है कि अत्यधिक क्रियाशील होता है, जल्दी से ये सब जो आग पकड़ लेता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आग वगैरह से बचने के लिए हम लोग जो केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। यहाँ पे जो सोना है तो ये सिंपली यानी कि आराम तरीके से मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका रीजन क्या है, तो देखिए इसका रीजन यही है कि सोना ताप पर हवा, जल तथा अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। जो सोना होता है हमारा, तो ये जनरली हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर पर हवा से, जल से तथा अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे सोना किसी भी प्रकार के यौगिकों का निर्माण नहीं करता है। तो ये खास बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने सारे मेटल होते हैं यानी जितने सारे धातु होते हैं, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा जो है डेंजरस हो जाता है बहुत सारे। तो जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम जब भी ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रख देते हैं। लेकिन सोना में ऐसा नहीं है, क्योंकि सोना जो है हमारा हवा तथा जल, ये किसी चीज से भी क्रिया करता ही नहीं है। तो अगर किसी चीज से भी क्रिया नहीं करता है तो कोई यौगिक का भी निर्माण नहीं करेगा। तो जब कोई यौगिक का निर्माण नहीं करेगा तो इस पर जो संचारण की भी क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए इसका उपयोग हम लोग जो है क्या करते हैं, तो आभूषण वगैरह बनाने में कर देते हैं, क्योंकि ये जो मुक्त अवस्था में रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं देती है। ठीक है, और इसीलिए हम कह देते हैं कि सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी कि मेन रीजन इसका यही है कि हवा तथा जल और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। बाकी के बहुत सारे ऐसे चीजें जो रिएक्शन करता है और बाकी के अवांछनीय पदार्थों में परिणत हो जाता है, जो कि नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो मेन रीजन इसका यही है कि ये किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखेंगे, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको कुछ इस तरीके से लिख देना होगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोने की शुद्धता कैसे मापी जाती है, सोने की शुद्धता जो है ये कैसे मापी जाती है। और यहाँ पे एक सवाल और है इसमें कि जो 22 कैरेट सोना होता है, तो 22 कैरेट सोने का मतलब क्या है। कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। सोने की जो शुद्धता है वो हम लोग कैरेट में मापते हैं। किस में मापते हैं, कैरेट में। जैसे होता है ना कि जैसे कि किसी भी चीज को मापने का अलग अलग तरीके से मेजरमेंट होता है। जैसे कि अगर वजन मापना है तो वजन को हम लोग कैसे मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। तो उसी तरीके से जो सोने की शुद्धता यानी कि सोने को मापने का मापदंड है वो है हमारा कैरेट, इसको हम लोग कैरेट में मापते हैं। ठीक है, शुद्ध सोना जो होता है हमारा 24 कैरेट का होता है। और अगर मान करके चलिए कि अगर पूछ रहा है कि 22 कैरेट सोने का मतलब क्या है, तो 22 कैरेट सोने का मतलब है कि इसमें से 22 भाग शुद्ध सोना है और बाकी के 2 भाग जो है इसमें से चांदी होगा या तो फिर तांबा मिला हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आभूषण बना हुआ है, गोल्ड रिंग है, लेकिन इसमें जो है हमारा प्योर गोल्ड नहीं होगा। इसमें प्योर गोल्ड नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ये 24 कैरेट का नहीं होगा। 24 कैरेट का क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 24 कैरेट का शुद्ध सोना से अगर कोई आभूषण बना दिया जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि एकदम काफी ज्यादा नरम होता है 24 कैरेट का। तो नरम होने की बजाय ये क्या होगा कि मुड़ भी सकता है। लेकिन रिंग हम लोग को कैसा चाहिए कि मुड़े वगैरह नहीं। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा मतलब ठोस हो, ताकि वो मतलब देखने में भी अच्छा लगे, जल्दी नहीं मुड़ेगा तो सही बात है। और यहाँ पे जो बेसिकली अगर 24 कैरेट का अगर कोई गोल्ड का रिंग बना देगा तो जल्दी से पिचक वगैरह सकता है, जो कि एक भद्दा लगेगा देखने में कुछ ही दिनों के बाद। ठीक है, तो ये रीजन है हमारा कि 22 कैरेट जो सोना होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि 2 भाग जो है चांदी मिला दिया जाता है या फिर अन्य पदार्थ जैसे यानी कि अन्य तत्व जैसे कि तांबा वगैरह मिला दिया जाता है। ठीक है, हमारा कभी भी जितना भी सारा आभूषण बना हुआ रहेगा कभी भी 24 कैरेट का नहीं रहेगा, या तो 22 कैरेट का रहेगा
या 22 से थोड़ा सा कम का ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो सोने की शुद्धता कैसे मापी जाती है, तो आपको पता होगा कि कैरेट में मापते हैं, और 22 कैरेट सोने का मतलब क्या है कि इसमें से 22 भाग जो है हमारा शुद्ध सोना रहेगा और बाकी के 2 भाग चांदी या तांबा मिला हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि लोहा या इस्पात पर पानी चढ़ाना क्या है। लोहा या इस्पात पर पानी चढ़ाना क्या है, तो देखो पानी चढ़ाना जो है ये काफी सिंपल सा चीज है, आपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो लोहा या इस्पात को गर्म करके पानी में डालकर अचानक से ठंडा करने की क्रिया को, इसको जो हम लोग बोलते हैं पानी चढ़ाना। आपने देखा होगा लोहार जो भट्टी पे जब जो भी लोहा को तपते यानी कि गर्म कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत सारे लोहा को अचानक से गर्म कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस लोहा को गर्म कर दिए हैं, और क्या करते हैं कि गर्म करने के बाद इसको एक बाल्टी रहता है, तो बाल्टी में पानी रहता है। ठीक है, तो उस पानी के अंदर इसको डाल देते हैं, यानी कि लोहा को गर्म करके अचानक से उसको ठंडा करते हैं। तो लोहा को गर्म करके अचानक से ठंडा करने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस पर बोलते हैं पानी चढ़ाना। ऐसा करने से देखो होता क्या है कि ऐसा करने से लोहा जो है अत्यधिक कठोर हो जाता है और वह आसानी से नहीं मुड़ता, यानी कि एकदम बिल्कुल इस्पात बन जाता है। ठीक है, काफी एकदम ठोस हो जाता है, जल्दी से मुड़ता नहीं है। आपको समझ में आ गया कि लोहा या इस्पात पर पानी चढ़ाना क्या है। लोहा को अचानक से एकदम गर्म करके उसको ठंडा करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो लोहा पर पानी चढ़ाना बोलते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके गुणों को लिखे, और ये बेसिकली 5 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और इसके गुणों को लिखे। देखो आयनिक यौगिक हम लोग किसको बोलेंगे कि वे यौगिक जिनका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं, और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखें, जैसे हम लोग को पता है कि NaCl इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग साधारण नमक बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। ठीक है जी, रासायनिक नाम इसका क्या है, साधारण नमक, और हम लोग देहाती भाषा में नमक बोलते हैं। यहाँ पे ये कि जैसे ये हमारा NaCl जो ये हमारा क्या है, आयनिक यौगिक है, तो इसका जो निर्माण हुआ होगा कैसे हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप होता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको आयनिक यौगिक। यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, जैसे सोडियम है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 8 1, तो यानी कि इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरीके से यहाँ पे दर्शा दिया। और बाकी अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है 17, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो इसके लास्ट में आता है कितना, 2 8 और 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 को जो है कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है। और यहाँ पे सोडियम क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है, किसके पास, क्लोरीन के पास। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर दान देता है तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, यानी कि इसका जो अष्टक पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों करता क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, सोडियम ने यहाँ पे जो दान दिया है किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन ने यहाँ पे क्या किया, ग्रहण किया, यानी कि यहाँ पे आदान प्रदान हुआ है। उसके बाद हमारा बनता है Na+, क्योंकि आपको पता होगा Na+, क्यों, तो जो दान देता है उस पर प्लस आ जाता है और जो ग्रहण करता है उस पर माइनस आ जाता है, तो इसलिए Na+ और Cl यहाँ पे माइनस। तो इस प्रकार से बनता है हमारा NaCl, जो कि जिसको हम लोग साधारण नमक या फिर बोलचाल की भाषा में नमक बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा साधारण नमक। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप NaCl का निर्माण हो गया, तो यानी कि NaCl हमारा क्या हो गया, एक आयनिक यौगिक हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि इसके गुणों को भी लिखना है, तो इसके अगर हम गुण की बात करें तो आपको गुण लिखना है, जरूरी है, क्योंकि तभी आपको जो 5 नंबर मिलेगा। तो पहला अगर हम इसके गुण की बात करें तो क्या कह रहा है कि ये जो है दृढ़ रवादार ठोस होते हैं। दृढ़ कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज का बॉन्डिंग हुआ है, जैसे कोई भी चीज बना है, तो उसके बीच जो मतलब बंधन है वो थोड़ा सा मजबूत है, यानी कि दृढ़ है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है वो दृढ़ है। जैसे अगर मान के चलिए कि कोई भी चीज का बंधन है और वो आसानी से टूट रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे अदृढ़। क्या बोलेंगे, अदृढ़, यानी कि उसके बीच जो मजबूत बंधन है वो अच्छे से नहीं है, वो टूटने लायक है, तो उसको अदृढ़ बोल देंगे। और अगर मजबूती बंधन है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, दृढ़ बोल देंगे। तो जो हमारा आयनिक यौगिक होता है ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं और रवादार ठोस होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह रहा है इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक तो आपको समझ में आता ही होगा, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी कि इसका जो आयनिक यौगिक का द्रव्यनांक क्वथनांक होता है वो हाई होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यह जल में विलय होता है, यानी कि अगर इसमें हम जल में इसको घुलाएंगे तो ये जल में घुल जाएगा आसानी से, तो इसलिए ये क्या है, जल में विलय है। विलय मतलब घुलने वाला पदार्थ। उसके बाद नंबर 4 में देखिएगा इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब है कि इससे करंट पास होता है, किससे, आयनिक यौगिक से। ठीक है, तो ये रहा हमारा आयनिक यौगिक, और इसके गुणों को भी जो मैंने बता दिया है, इस तरीके से आपको जाकर के एग्जाम में लिख देना है, तो आपको जो 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और सवाल है, सह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, और इसका जो गुण आपको बताना है। ये भी 5 नंबर का सवाल आता है, दोनों के दोनों जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आइए, इसके पिछला हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के जिस यौगिक का निर्माण होता है उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। लेकिन सह संयोजक यौगिक क्या है, तो वे यौगिक जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप होता है, साझेदारी की इसमें होता है। ठीक है, तो उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं सह संयोजक यौगिक। साझेदारी कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे HCl जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका जो निर्माण होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन को आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करेंगे तो इसका लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आता है।
और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 7 होता है, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने जो 6 चढ़ा दिया, बाकी के एक इधर है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करता है कि आपस में साझा करता है। साझा करने का मतलब क्या है कि देखो हाइड्रोजन का जो फॉर्म होता है वो होता है H2 के फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस इसका काम खत्म। और क्लोरीन को कितना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों अपने में साझा करके क्या करता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो दोनों साझा करता है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और क्लोरीन का यहाँ पे देखिए 6 ठो इधर हो गया और 2 ठो यहाँ पे, कितना हो गया, 8 हो गया। तो यानी कि क्लोरीन का भी 8 हो गया, अष्टक पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का जो H2 के फॉर्म में रहता है तो इसका भी 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा बनता है HCl। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो HCl का निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से हुआ है। तो ऐसे ही यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, सह संयोजक यौगिक बोलते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, सह संयोजक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझेदारी होगा। इसके अगर हम गुण की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट उसका उल्टा होगा, जो हमारा आयनिक यौगिक था तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा सह संयोजक यौगिक बन जाएगा, ठीक है। तो आयनिक यौगिक में क्या था कि वो हमारा था दृढ़, लेकिन ये क्या होगा, तो ये अदृढ़ होगा, यानी कि इसका जो बंधन होगा वो आसानी से टूट जा सकता है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या था, उच्च था। तो इसमें हम लोग बोल देंगे कि इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक है ये निम्न होता है, ठीक है। और वो क्या था कि जल में हमारा विलेय था, तो इसको हम लोग बोल देंगे जल में अविलेय है। और वो हमारा क्या था, तो विद्युत का सुचालक था, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कुचालक यानी कि सुचालक नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वैद्युत सह संयोजक यौगिक, और इसके गुण भी मैंने आपको बता दिए। तो इसके अंदर मैंने टोटल आपको 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो आपको जहां पे भी लिखना है कॉपी पे या फिर जहां पे भी जैसे याद करना याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो फिलहाल मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।